हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज एक मुद्दे पर जुड़े हैं हम आपसे और ये मुद्दा है बहुत बार बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे नए तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी और बहुत सारे पुराने जो तैयारी कर चुके हैं वो विद्यार्थी एक बात बहुत बार पूछते हैं कि एनसीईआरटी की तैयारी कैसे करें, एनसीईआरटी क्या पढ़ना जरूरी है और कितना जरूरी हो जाता है एनसीईआरटी। तो उसी मुद्दे पर डिस्कशन करना था और आप लोगों से एक बात ये करनी थी कि भाई एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या रेलेवेंस है, क्या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका बिगनर्स जरूर देखें और उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे आपसे कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी का रेलेवेंस क्या है वो समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। देखो साहब, एनसीईआरटी क्यों जरूरी है और जब भी कोई भी बिगनर जो विद्यार्थी होता है यानी कि जिसने अपनी प्रिपरेशन इनिशियल स्टेज जिसकी प्रिपरेशन की है वो जरूर पूछता है कि एनसीईआरटी पढ़ें कि नहीं पढ़ें, सर पढ़नी भी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ये डाउट रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी जरूर देखें। तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी जो बनाई गई है ना मेरे भाई, जैसे जो भी विद्यार्थी है अपने 6 to 12 वाले, 6वीं से लेकर 12वीं वाले विद्यार्थी, ये अडोलेसेंट एज होती है, ये उम्र बढ़ती हुई पकती हुई और एक जवानी की तरफ जाती हुई उम्र होती है। तो उस उम्र में सिखाने के लिए एक विस्तृत और एक बहुत ही कंक्रीट पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। तो मैं ये कहूं कि ये बुक्स जो एनसीईआरटी जो होती हैं ये वेदों के बराबर है, तो कुछ गलत नहीं होगा। तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंस क्या है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके इसमें दिए गए होते हैं। अगर आपको कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, बी इट यूपीएससी, बी इट यूपीपीएससी या पीएससी, कोई भी पीएससी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो या कोई भी परीक्षा की आप जब तैयारी करते हैं जहां पर जीके जीएस का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है या जीके जीएस अच्छी खासी आती है, वहां पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ही होगी, क्योंकि इन परीक्षाओं में कंसेप्चुअल सवाल ही पूछे जाते हैं। जो सवाल होते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझने के लिए आपको उस कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब कंसेप्ट की क्लैरिटी आपने क्लास ले ली, बहुत सारी आपने बुक्स पढ़ ली, उनसे तो हो ही जाती है, लेकिन एनसीईआरटी आसान भाषा में, आसान भाषा में विस्तृत, आसान भाषा में दिए गए शब्द हैं, आसान भाषा में लिखी गई ये पुस्तकें हैं। तो आपको कितना ही कॉम्प्लेक्स जो भी कंसेप्ट होगा, कितना ही कठिन कंसेप्ट है, वो एक बच्चे को, क्योंकि उन्हें तो बच्चे को पढ़ाना है, तो उस बच्चे को सिखाने के लिए विद एग्जाम्पल्स ये कंसेप्ट दिए जाते हैं, उदाहरण के साथ ये, उदाहरण के साथ ये कंसेप्ट दिए जाते हैं। उदाहरण के साथ है, आसान भाषा में है और ये जो किसी एक दिन में या किसी एक व्यक्ति द्वारा तैयार नहीं की जाती, पूरा एक बोर्ड होता है, पूरे बोर्ड का डिस्कशन होता है, बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है इसको डिजाइन करने का। तो इसीलिए जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं उतनी ही बार आपको कंसेप्ट में और डीपर और इंटेंसिटी के साथ और गहनता के साथ वो कंसेप्ट आपको समझ में आता है। तो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है, क्योंकि तैयारी शुरुआत जब करते हो, जो भी बिगिनर्स है या ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर चुका है, उसके सामने समस्या ये आएगी कि सर कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो रहा और हो भी गया तो याद नहीं हो रहा है। तो आसान भाषा में, भले ही यहां पर कंसेप्ट जो है काफी डिटेल ना देकर काफी कंसाइज दिए गए हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ और एक बेहतरीन भाषा के साथ वो आपको दिए गए हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरी चीज है यहां पर, जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही इंटेंसिटी ऑफ कंसेप्ट आपको वो समझ में आएगी, वो गहनता उस सिद्धांत की आपको समझ में आएगी। तीसरी चीज, ये जो लैंग्वेज यहां पर लिखी गई है, एक और सबसे बड़ा सवाल जो होता है कि सर क्लास कर ली, कंसेप्ट भी समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन हमसे नहीं होते। और क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे कि सर पता नहीं, क्वेश्चन ही नहीं होते। अच्छा, मैंने बताया कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये, फिर याद आ जाएगा कि अरे सर वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसे में आपकी वकाब और आपकी वो जो लैंग्वेज समझने वाली जो शक्ति है वो कमजोर है।
तो वो लैंग्वेज, अगर आपको वो भाषा समझनी है, सवाल की भाषा, कि सवाल पूछना क्या चाहता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में लोग, बच्चे हर साल पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं। तो वो लैंग्वेज अगर आपको समझनी है तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, मेंस में जब आंसर राइटिंग लिखोगे तो मेंस में बहुत ज्यादा आपको वैज्ञानिक भाषा में नहीं लिखना होता। मेंस में एक साधारण सामान्य प्रशासक की भाषा में आपको वो कंसेप्ट समझाना है जो भी कंसेप्ट पूछा गया है। तो ऐसे में मेंस की आंसर राइटिंग के अंदर भी आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। और एक और नेक्स्ट पॉइंट जो है, एनसीईआरटी में जो दिया गया है, जो गिवन है, वही फैक्ट सही माना जाएगा आमतौर पर। आपकी एक भाषा, एक कोई पुस्तक है किसी विषय पर, उसमें उस लेखक ने अपने विचार प्रकट करे, अपने फैक्ट्स पेश किए, अपने क्वेश्चनर और अपनी स्टडी के आधार पर उसने वो डेटा पेश किए। लेकिन ये जो डेटा जो होता है, जो एनसीईआरटी में डेटा जो दिया गया है, वही एक्यूरेट माना जाएगा। दैट विल बी ओनली एक्यूरेसी। इसके अलावा बाकी किसी राइटर ने कुछ लिख दिया तो वो एक्यूरेट नहीं माना जाएगा। एनसीईआरटी में जो डेटा दिया गया है वही एक्यूरेट माना जाना है। तो चाहे आपको फैक्ट प्रिपेयर करना हो, चाहे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर करनी हो, चाहे आपको लैंग्वेज सीखनी हो, वर्ड वोकैब आपको सीखनी हो, मेंस आंसर राइटिंग सीखनी हो, तो उन सभी का एक इलाज है एनसीईआरटी ओनली। तो मेरे भाई, अगर आप तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी खरीदिए और बेसिक से, जैसे क्योंकि वो बच्चों के लिए बनाई गई है, 6वीं क्लास की एनसीईआरटी आपने उठाई ज्योग्राफी की, 9th क्लास की आपने इकोनॉमिक्स की उठाई, इतिहास की आपने उठाई, 9, 10, 11, 12 की आपने उठाई, पॉलिटी की 8, 9, 10, 11, 12 की आपने उठाई बुक्स। तो वो उन बच्चों को सिखाने के लिए वो लिखी गई पुस्तकें हैं, तो बड़ी आसान भाषा में है। आपने ग्रेजुएशन कर ली है, हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कतें समस्याएं क्या क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो, प्रॉब्लम्स ये आती हैं, समस्याएं ये आती हैं कि सर एक तो हमें बोरिंग फील होता है। बोरिंग इसलिए फील होता है क्योंकि वो आधा पका कंसेप्ट आपको आता है, आधा पका कंसेप्ट आपने सुना है, पढ़ा है कहीं, तो आपने 9, 10th करी थी तब वो दिमाग में था, तो जब वापस आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये तो मेरे को ऑलरेडी आता है। तो इसके लिए आपको रीडिंग्स अपनी बढ़ानी पड़ेंगी। आपको फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपका मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट रीडिंग आपको करनी है। इसके बाद जब सेकंड रीडिंग करेंगे, मैंने आपको बताया था ये वो जूस है गन्ने का, जितनी बार मशीन से जाएगा उतनी बार इंटेंसिटी आपको समझ में आएगी। सेकंड रीडिंग जब आप करोगे, कोई बात नहीं, पहले में बोरियत फील हो रही है, आप पूरा करिए, थोड़ा टाइम मैनेज करिए, थोड़ा ब्रेन को मैनेज करिए, माइंड को रोको, और जब सेकंड रीडिंग करोगे और मजा आएगा, थर्ड रीडिंग के अंदर और भी इंटेंसिटी आपको समझ में आएगी। तो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार वो कहानी आपको अलग तरीके से और अलग अलग नजरियों से आपको समझ में आएगी, ताकि आपको जो सवाल जो पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अलग अलग नजरिए से, वो भी क्लियर तरीके से समझ में आएंगे। दूसरी चीज कि सर लेंदी बहुत है, लेंदी बहुत है, तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। सेलेक्टिव स्टडी कैसे? पहले अपने सिलेबस से मैच करिए, आपके सिलेबस में जो चीज नहीं लिखी गई है, जैसे वर्ड हिस्ट्री अगर नहीं लिखी गई है तो वर्ड हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी आप छोड़ दीजिए। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल नहीं आते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आपने पढ़नी ही नहीं है, तो ऐसे में आपका काफी कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यह आ जाता है कि सर इससे नोट्स, मेरे भाई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स बना भी सकते हैं, लेकिन इसमें आप अंडरलाइन करिए, यूज दी अंडरलाइन, और रिवीजन के अंदर वो अंडरलाइन मेथड को आप यूज करिए, अंडरलाइन जो आपने करी है उनको बार बार पढ़िएगा। चौथी चीज आती है कि सर इसमें जो पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं काफी सिंपल होते हैं सवाल, तो जरूरी नहीं कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को करो, आप बाकी के क्वेश्चन, मार्केट में 50 क्वेश्चन बैंक है, किसी को भी कर लीजिएगा, और आप अपने पीवाईक्यूज उठाइए, उनसे मैच करिए उन कंसेप्ट्स को, तो आपको वो कंसेप्ट्स मैच होते हुए दिखाई देंगे। सो दैट इज द रीजन, और यही कारण है कि ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितनी बार पढ़ोगे अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको समझ में आता है, अलग अलग नजरिया आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक ही सवाल को पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब वो तरीके दिमाग में विकसित कैसे होंगे? तो जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उतनी बार उसकी इंटेंसिटी, कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी, और बिना कंसेप्ट क्लैरिटी के
अब आज के जमाने में पीएससी, यूपीपीसीएस की भी अगर मैं बात करूं, जो पहले फैक्ट बेस्ड था, ये भी कंसेप्चुअल ओरिएंटेड हो चुका है। अब इसमें भी कंसेप्चुअल स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा आपके सामने जो सवाल आता है ना कि सर स्टेटमेंट रीजन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है ना, वो हमसे मैच नहीं होते, उनमें आंसर हमसे सही नहीं बैठता। वो कब बैठेगा? जब आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे। एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन गोल्डन वर्ड्स लिखे गए हैं और मैं इन्हें वेदों के बराबर मानता हूं। तो मेरे भाई, अगर वो स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं और डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन यूपीपीसीएस भी पूछ रहा है, यूपीपीसीएस भी यूपीएससी की तर्ज पर कुछ कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चन लेकर आ रहा है, तो आज के जमाने में अभी के एग्जाम के लिए, पीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, आपके लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। अब अगली बात, भाई एनसीईआरटी सर पढ़े कहां से? तो एनसीईआरटी आप कोई भी अपनी दुकान पर जाइएगा, वो एनसीईआरटी ले आइएगा। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बता देना, अगर आप चाहते हो कि हम एनसीईआरटी आपको पढ़ाएं, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि सर आप एनसीईआरटी पढ़ा दो, तो हम एक एनसीईआरटी की सीरीज भी, आप कहेंगे, अगर कमेंट करेंगे तो लेकर आएंगे। करेक्ट बात है। तो ये सारी बातें ही मुझे आपको बतानी थी। बाकी आपको सेशन कैसा लगा और क्या एनसीईआरटी का सेशन आपको चाहिए, ये भी मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।